इट्स ओके स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री से बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ख़ास तौर से आईएएस पीसीएस एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हॉट टॉपिक। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मीन्स यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ने से पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि यूरोप में आखिर राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। राइट, तो हम यहां से शुरुआत करेंगे कि इनफैक्ट इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ कैसे और क्या परिवर्तन आए। राइट, तो इस राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कारण क्या क्या थे। राइट, तो सबसे पहले राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस टॉपिक और लेट्स कम ऑन द पॉइंट। इस पॉइंट पर आए और जाने। तो इनफैक्ट हुआ क्या था, आप लोगों को हमने एक बार प्रीवियस क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बारे में बताया था। फ्रेंच रेवोल्यूशंस मींस फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस की क्रांति। तो ये जो नेशनलिज्म, यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय है, वो फ्रांस की क्रांति से कनेक्टेड है। मींस rise of nationalism in Europe is connected with the revolution of French. Right? Means फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस की क्रांति से कनेक्टेड है। तो इनफैक्ट हुआ क्या था, लुईस 16 इन द पीरियड ऑफ लुईस 16, जो लुईस 16 था उसके शासनकाल में, लुईस 16 के शासनकाल में जो फ्रेंच की जो जनता थी वो बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाई थी, अर्थात बहुत ज्यादा जनता में असंतोष था। असंतोष होने का कारण क्या था? असंतोष का कारण था एम्प्लॉयमेंट और अनबैलेंस सोसाइटी, समाज में असंतुलन, सामाजिक असंतुलन भी जो है क्या था, एक कारण था। रोजगार भी एक कारण था। तो फ्रांस की क्रांति के पीछे जो मूलभूत कारण थे, एक कारण तो ये था कि क्या था, अनबैलेंस सोसाइटी। मींस अनबैलेंस मतलब मीन्स सामाजिक असंतुलन। सामाजिक असंतुलन, समाज में बैलेंस नहीं था, असंतुलित समाज था। सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार की एक समस्या थी, रोजगार एक बड़ी समस्या थी। और तीसरा मीन्स सामाजिक भेदभाव, इसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझते हैं क्या, समाज में भेदभाव। अब बात आती है किस तरह का भेदभाव, किस तरह का सामाजिक असंतुलन और किस तरह की रोजगार की समस्या थी। तो हुआ क्या था, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये जो लुईस 16 के शासनकाल में, लुईस 16 के शासनकाल में 1789 में क्रांति कब हुई थी, 1789 में, और ये 10 साल तक चली थी, 1799 तक। कब तक चली? 1789 से स्टार्ट हुई और 1799 मींस 1789 लास्टेड अप टू 1799 तक। मींस शुरू होती है 1789 में और 1799 तक ये चलती है। जो फ्रांस का जो समाज था,
वो बेसिकली 3 वर्गों में बटा हुआ था। इंटायर फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। मीन्स इसको आप ऐसे कह सकते हैं, इंटायर फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। मीन्स 3 वर्गों में बटा हुआ। राइट? कितने वर्गों में? इंटायर फ्रेंच सोसाइटी मीन्स संपूर्ण फ्रांस की का जो समाज था, फ्रांस की जो सोसाइटी थी, वो 3 भागों में विभाजित थी। अब 3 भागों में वो 3 विभाग या भाग कौन कौन से थे, इसको आप समझ लीजिए। इसको समझने के लिए एक तो था आपका क्लर्जी ग्रुप, दूसरा था आपका नोबल ग्रुप, और तीसरा था आपका कॉमनर्स ग्रुप। राइट? तो क्लर्जी में जो चर्च के पादरी वगैरह होते थे, कौन? चर्च के पादरी या फादर जिसको कहते हैं। राइट? ये हो गए। और दूसरा था आपका नोबल मैन सोसाइटी। ये कौन से हो गए? नोबल मैन में कुछ स्टेट्समैन हो गए। स्टेट्समैन का मतलब होता है कुछ राजनीतिक हो गए, मतलब राजनेता टाइप के। और इसमें एडवोकेट और ऑफिसर्स हो गए, कुछ ऑफिसर्स ग्रुप, ये हो गए। राइट? और तीसरा हो गया कॉमनर्स। ये कॉमनर्स में ये जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हो गए, जैसे कोई कपड़े का व्यापार कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई ट्रेड्समैन है, कोई शूज मेंडिंग का काम कर रहा है, मतलब जूते रिपेयर करने का काम, या लेबरर्स वर्ग हो गया, जो मजदूर वर्ग हो गया, जिसको हम फुटकर मजदूर भी कह सकते हैं, ये जो ट्रेडर्स वर्ग है। तो इन 3 सोसाइटी मतलब सेक्शन में ये पूरा जो है फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड। अब होता क्या है कि ये जो क्लर्जी मैन था और ये नोबल मैन जो था, ये दोनों ही टैक्स फ्री थे, इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। लेकिन जो कॉमनर्स, जो अपनी दाल रोटी के लिए फाइट कर रहा था, जो मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, इस पर सारा की सारा टैक्स जो है किस पर इंपोज कर दिया गया था? इन पर इंपोज कर दिया गया। ये हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक स्पेशल टॉपिक पर लेक्चर लेंगे, तो उसमें भी हम बताएंगे आपको। राइट? अच्छा, दूसरी चीज, जो लुईस सेकेंड की जो पत्नी थी, जो लुईस सेकेंड की जो वाइफ थी, ऑस्ट्रिया हंगरी की ये राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी ये? ऑस्ट्रिया हंगरी की ये राजकुमारी थी। क्लियर? ये कहां की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया हंगरी की। और ये बहुत ही खर्चेलू प्रवृत्ति की महिला थी, बहुत ही खर्चेलू प्रवृत्ति की महिला थी। और आपने वर्साय का नाम सुना होगा, जो कि अभी हमने ट्रीटी ऑफ वर्साय में पढ़ाया भी था। तो इनके जो फादर थे, बल्कि 4 फादर कहेंगे, लुईस 16 के जो 4 फादर थे, अर्थात इनके दादाजी। कौन? इनके दादाजी। और इनके दादाजी थे कौन? लुईस 14। लुईस 14वें ने वर्साइल पैलेस बनवाया था। कौन सा पैलेस बनवाया था? वर्साइल का पैलेस बनवाया था। और ये पैलेस इतना ग्रांड था, इतना शानदार पैलेस था, जो कि फ्रांस से मतलब बाहर थोड़ा, पेरिस से थोड़ा दूर था, एकांत में। तो ये मौज मस्ती के लिए पैलेस बनवाया गया था। और जो ये लुईस 16 था, ये बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीने की का आदी था। यहां तो जनता मर रही है भूखों, इस पर जिसके पास रोजगार नहीं है, जो जूते चप्पल रिपेयर करके
जो मेहनत मजदूरी करके आर्टिसियन म्यूजिशियन टाइप के जो लोग हैं, जो कॉमनर्स हैं, उस पर टैक्स इतना इम्पोज कर दिया गया ताकि वर्साइल जो पैलेस है उसका जो है खर्च चल सके। क्या हो जाए? उसका खर्च चलता है किसी तरीके से। और ये स्थिति ये हो गई कि लुई 16 जो है कर्ज में भी डूब गया था। लुई 16 कर्ज में डूब गया था और कर्ज में डूबने की वजह से अपने जो वर्साइल पैलेस की शान शौकत और उस रुतबे को मेंटेन रखने के लिए इसने इतना टैक्स मैंडेट कर दिया, इतना टैक्स जो है इम्पोज कर दिया कि पब्लिक जो है क्या हो गई? टूट गई। और पब्लिक जो है क्या करने पर आ गई? विद्रोह पर उतर आई। ये हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो उसके इम्पैक्ट क्या निकले कि फ्रेंच में एक क्रांति हो गई। और ये क्रांति जब जो है, क्रांति का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़े परिवर्तन पर, ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंजेस। कोई भी क्रांति होती है वो बहुत बड़े परिवर्तन लेकर के आती है, मेजर चेंजेस लेकर आती है। तो इस क्रांति के बाद जब पब्लिक सरकार के विरुद्ध हो गई, राजा के विरुद्ध हो गई, तो कुल मिलाकर के ये जो है उन्होंने मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उखाड़ करके फेंकने का निश्चय कर दिया, दृढ़ निश्चय कर दिया। और इस क्रांति के बाद होता क्या है, ये 1789 में शुरू हुई थी और 1799 तक जाकर के आपकी चलती है। 10 साल तक ये क्रांति चलती है। और इसी 1799 में कौन आ जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन आता है? नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, नेपोलियन बोनापार्ट। ये आता है और ये जैसे ही शासक बनता है तो ये क्या करता है कि फ्रांस में डेमोक्रेसी को बहाल करता है, अर्थात मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का विरोध करता है और यहां पर डेमोक्रेसी बहाल होती है। डेमोक्रेसी इन द सेंस लोकतंत्र बहाल होता है। अब ये क्रांति तो शांत हो गई क्योंकि डेमोक्रेसी बहाल हो रही थी। तो डेमोक्रेसी बहाल होने के लिए अब किस चीज की जरूरत थी हमें? राइज ऑफ नेशनलिज्म, अर्थात राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। तो राष्ट्रवाद का उदय होने के लिए इसको एक राष्ट्र के रूप में बनाना भी तो जरूरी था। तो यहां पर क्या होता है कि सबसे बड़ा परिवर्तन तो सबसे पहले तो ये आता है कि यूरोप का अर्थात फ्रांस का जो फ्लैग है, मोनार्की फ्लैग, इज रिप्लेस्ड बाय नेशनल फ्लैग। जो मोनार्की फ्लैग था, जो राजा का झंडा था, उस झंडे को रिप्लेस किया जाता है किसमें? नेशनल फ्लैग में। अर्थात यहां पर देश का एक ट्राई कलर मतलब 3 रंग का तिरंगा झंडा तैयार कर दिया जाता है। अब तिरंगा झंडा का मतलब ये मत कह देना कि सब तिरंगा तो हमारे भी देश का झंडा है। इनका झंडा थोड़ा डिफरेंट है। इनका झंडा ऐसे ही है, अपने झंडे जैसा है, लेकिन यहां पर शायद रेड है पहले, फिर ये व्हाइट है और ये कलर हमको याद नहीं है, देख लेना फ्रांस का झंडा किस तरह का है। एक पार्ट ब्लू भी है शायद, आई एम नॉट श्योर, बट देख लेना। इसलिए मैं वीडियो में स्पेशली बोल रहा हूं, आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा डिफरेंट। हाँ, ये कंफर्म है कि एक पार्ट रेड है, एक व्हाइट है और बीच वाला व्हाइट है और ये जो है आई थिंक ब्लू ही है, राइट। इसमें ये चेंजेस हो सकता है कि भाई ये इस तरफ ब्लू हो, इस तरफ रेड हो, ये आप लोग अपने आप देख लेना। तो यहां पर एक तो ट्राई कलर 3 रंग का अर्थात तिरंगा झंडा स्थापित होता है। सेकंड, फिर आपका नेशनल एंथम क्या आ जाता है? नेशनल एंथम। नेशनल एंथम का मतलब राष्ट्रगान, देश के लिए एक राष्ट्रगान भी तैयार होता है। इज दैट क्लियर?
और दिस इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्योंकि ये जो फ्रांस की क्रांति थी, फ्रांस की जो क्रांति थी, यही राष्ट्रवाद का उदय का कारण थी। अगर फ्रांस की क्रांति नहीं होती तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नहीं होता। अर्थात कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का जो उदय हो रहा था, वो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, इनफैक्ट राष्ट्रवाद का उदय राष्ट्रवाद की वजह से ही या राष्ट्रवाद की भावना के तहत ही ये फ्रांस में क्रांति हुई। तो यहां पर एक तो जो है ट्राई कलर तिरंगा झंडा स्थापित होता है और नेशनल एंथम। अब बात आती है कि अब यहां पर जो गवर्नमेंट होगी वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी, बाय हेरिडिटी नहीं होगी। अब क्या होगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, अर्थात यहां पर अब चुनाव होगा। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए भाई वोट चाहिए, तो कौन वोट देगा, हु विल वोट और हु कैन कास्ट हिज वोट और हु कैन कांट, कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। तो इन्होंने कहा कि जो मेल है अर्थात जो पुरुष है वो वोट कर सकता है। मीन्स महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को राइट टू वोट से वंचित कर दिया गया। इज दैट क्लियर? तो यहां पर पुरुषों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। ये चीज क्लियर हुई? तो ये जो है इस तरीके से मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ये जो है क्या चलती है, किस तरफ चलती है, मींस रिपब्लिक गवर्नमेंट की तरफ जाती है, डेमोक्रेसी की तरफ ये लोग बढ़ते हैं। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ये डेमोक्रेसी की तरफ ले तो आता है, लेकिन डेमोक्रेसी से फिर एक बार मोनार्की की तरफ रिप्लेस करने लगता है, प्रयास करता है कि एक बार फिर मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम अपने आप को चेंजेस ले आए। दूसरी चीज जो बॉन्डेज लेबरर थी, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो है प्राचीन टाइम में या हिस्ट्री पीरियड में या इतिहास कालखंड में बहुत बार क्या हुआ कि बंधुआ मजदूर रखे जाते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बंधुआ मजदूरी पर क्या लगा दिया था, रोक लगा दी थी, अर्थात ये कहते हुए कि आप किसी को जबरदस्ती या बंधुआ मजदूर बॉन्डेज लेबरर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आप किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं लेंगे, राइट। ये भी एक प्लस पॉइंट था। तो कुल मिलाकर के ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है ये 1799 से लेकर के 1815 तक ये रूल करता है। कहां पे, फ्रांस में, राइट। फ्रांस में इसका जो शासन काल है वो कहां तक होता है, 1799 से लेकर के 1815 तक। और 1815 में ही के बीच इसी बीच जो है वाटरलू की लड़ाई होती है। क्या होती है, वाटरलू की लड़ाई। और वाटरलू की लड़ाई के बाद ही आपने पढ़ा होगा वियना कन्वेंशन, इसका नाम सुना होगा। 1815 में वियना कन्वेंशन एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो वाटरलू की उन दोनों जब लड़ाई होती थी तो इनफैक्ट लड़ाई में क्या होता था कि जो युद्ध बंदी होते थे वो जख्मी हो जाते थे। बेसिकली उसको जिनेवा कन्वेंशन में भी हम पढ़ाएंगे आपको। तो उसके तहत जिनेवा कन्वेंशन के तहत क्या होता है कि अगर कोई युद्ध बंदी है या कोई सैनिक है, तो चाहे वो भले ही दुश्मन देश का ही सैनिक क्यों ना हो, लेकिन हम उसको जिनेवा कन्वेंशन के तहत उसको क्या देंगे, राइट टू लाइफ देंगे। मतलब उसको जीने का अधिकार देंगे। युद्धबंदी हो गया है तो उसको खाना, कपड़ा और ट्रीटमेंट, ये सारी फैसिलिटीज देंगे। वियना कन्वेंशन के तहत हम क्या करते हैं कि अगर किसी देश का नागरिक या किसी देश का
आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी पर्सनल, कोई भी अगर किसी दूसरे देश की सीमा में जाने या अनजाने एंटर कर जाता है और अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको तुरंत डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज अवेल करवाएंगे। डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज का मतलब होता है राजनयिक सुविधा। जैसे कि होता क्या है, आपने देखा होगा कि हमारे देश में भी दूतावास बने हुए हैं। दिल्ली में जाओगे तो कहोगे पाकिस्तान एम्बेसी और यूएसए एम्बेसी, इंग्लैंड एम्बेसी, लाइक दैट एम्बेसीज बनी हुई हैं। तो एम्बेसीज का मतलब क्या होता है, दूतावास होता है। तो जस्ट सपोज अभी देखा होगा आपने हाल ही में कुछ दिनों पहले या शायद पिछले समय में पाकिस्तान के 2 सैन्य ऑफिसर दिल्ली में पकड़े गए थे, जिनको वियना कन्वेंशन के तहत उनको पाकिस्तान को दोबारा सौंप दिया गया था, राइट। तो अगर हमारा कोई भी सैनिक या नागरिक किसी अन्य देश में या किसी और देश का सैनिक या नागरिक हमारे देश में जानबूझ करके या अनजाने में अगर एंटर कर जाता है तो अगर हम उसे गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसको हम डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज भी अवेल करवाएंगे। और अगर कहीं पर अनजाने में वो प्रवेश किया है तो हम उसको उस देश को तुरंत वापस कर देंगे, छानबीन करके, अपना इंटेरोगेशन करके जिस देश का नागरिक है उस देश के को सौंप देंगे। क्लियर? तो आई थिंक इसके जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आपको समझ में आया होगा कि राइज ऑफ नेशनलिज्म जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से होता है, इसके कनेक्शंस क्या हैं, ये फ्रांस की क्रांति से जुड़े हुए हैं। और ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो पढ़ाया था, ये वर्साइल जो एक पैलेस है जो कहाँ पर बना है, पेरिस में बना है, आउट ऑफ सिटी था। और आउट ऑफ सिटी जो ये था, ये बेसिकली लुइस के एक आरामगाह, ऐशो आराम की जगह थी। और लुइस 16 की जो पत्नी ऑस्ट्रिया हंगरी की जो राजकुमारी रहती हैं, वो इतनी खर्चेलू रहती हैं कि उनके खर्चे से ही पूरे नहीं होते हैं। इवन देन जब फ्रांस में एक बार जो है क्या चल रहा था, लोगों के पास भूखमरी थी, खाने के लिए ब्रेड नहीं थी, रोटी का टुकड़ा नहीं था। तो एक बार राजकुमारी जी कहती हैं कि अगर लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खा लेते हैं। अरे भाई साहब, उस मूर्ख राजकुमारी से कोई ये तो पूछे कि जो व्यक्ति खाने के लिए रोटी नहीं खरीद सकता है वो केक कहां से खरीदेगा, राइट। तो इनफैक्ट अब हम उसमें राजकुमारी को मूर्ख कहें या नहीं कह सकते, रीजन बिहाइंड कह तो दिया हमने मूर्ख, लेकिन इनफैक्ट कह नहीं सकते। इनफैक्ट उसने कभी गरीबी देखी नहीं, वो राजकुमारी थी, उसे नहीं पता है कि जो लोग रोटी नहीं परचेज कर सकते हैं वो जो है केक कहां से परचेज करेंगे। रोटी सस्ती होती है किसी भी देश में, जबकि अन्य वस्तुएं जो होती हैं वो ऑलमोस्ट महंगी होती हैं। जब सस्ती चीज रोटी पेट भरने के लिए नहीं परचेज कर सकते तो केक कहां से परचेज करेंगे। तो ये जो सरकार के विरुद्ध, राजा के विरुद्ध जो एक क्रांति थी, जो फाइट थी, ये यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को तेजी से भड़क रही थी, या राष्ट्रवाद की भावना का वहां पर उदय हो रहा था। दैट्स व्हाई जो है ये यूरोप में फ्रांस में क्रांति। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अभी समझ में आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और साथ ही इसका नेक्स्ट पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी के साथ।